जानकारी के अभाव में की हुई गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन अभिमानवश की हुई गलतियां बहुत लंबे समय तक दुख देती हैं। और दुख क्या देती हैं, उन्हें किसान स्वीकार नहीं कर पाता कि उन्होंने गलतियां करी हैं। बहुत सारे किसान साथी यहां पर एक मेंटेलिटी का शिकार हुए हैं कि यदि हमने सही समय पर आलू की खेती में पानी पहला लगा दिया तो उससे हमारे पौधे की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथियों, आज की वीडियो का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर आज की वीडियो में बात करते हैं। आलू की खेती के विषय में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जानते हैं आलू की खेती के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण तत्व। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि जिन भी किसान साथियों ने आलू के खेत में, सूखे खेत में बिजाई करी थी, उसके पीछे अच्छी ग्रोथ न होने के पीछे कारण क्या रहा है। देखिए, इस बार ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव लास्ट तक रहा और जिन भी किसान साथियों ने अपने खेतों में पुआल की जुताई करने के बाद में आलू की बिजाई करी है और अंकुरित पौधे को सूखे खेत में बिजाई करने के बाद जल्दी पानी नहीं लगाए हैं, उनके खेतों में ग्रोथ अच्छी नहीं है और जर्मिनेशन ठीक से नहीं हुआ। जर्मिनेशन हुआ भी है तो कुछ पौधों की लंबाई सीमित है, कुछ की थोड़ी बड़ी है, कुछ की उससे भी थोड़ी बड़ी है। जहां नमी जिस टाइप से मिली पौधे को, उस टाइप की वहां पर पुआल दिखाई दे रही है। तो इस टाइप से हमारे खेतों में अपने ग्रोथ जो होनी चाहिए थी, उस टाइप की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जबकि अब थोड़ा सा जैसे ही सर्दी का समय आना स्टार्ट हुआ है, उससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी ठीक दिखाई दे रही है और आलू में हरापन भी ठीक दिख रहा है और पौधे की मोटाई भी सही दिख रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में आलू की बिजाई करना किसान साथियों ने मुनासिब समझा, लेकिन सिंचाई करना ठीक नहीं समझा। इसके पीछे उनकी एक बड़ी अजीब सी सोच रही है कि यदि हमने सिंचाई पहले कर दी तो आलू जल्दी से निकल आएगा और पुआल लंबी हो जाएगी। तो इसका कोई अर्थ नहीं था, जबकि इसका नुकसान किसान साथियों को जरूर देखने को मिला है और वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जिन भी किसान साथियों ने 8 से 10 दिन में अपने खेतों में पानी लगा दिया था, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी है। और जिन भी किसान साथियों ने पानी शुरुआती अवस्था में नहीं लगाया है और 25 से 30 दिन की अवस्था में पानी अपने खेतों में लगाए हैं, उनके खेतों में काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि पौधे की लंबाई तो सही है ही नहीं, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि उन्होंने जैसे ही पानी लगाए, खरपतवार वहाँ पर दिखाई दिए और खरपतवारनाशी का उपयोग करने के बाद में उनके खेतों की जो ग्रोथ रेट है वो पूरी तरह से डैमेज हुई है। और दूसरा, वहाँ फंगस जनित रोग भी उनके खेतों में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ये कई गलतियां हैं जिनको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है और वो किसान साथी गलती बिल्कुल ना करें जिन्होंने अभी ये काम नहीं किए हैं। आप अपने खेत में 8 से 10 दिन पर सूखे खेत में अगर बिजाई करी है तो जरूर पानी लगाएं और पानी लगाने के साथ में यदि आपके खेत में नमी पर्याप्त नहीं है तो हर्बिसाइड का उपयोग करने से बचें। दूसरा, अगर आप हर्बिसाइड का उपयोग कर भी रहे हैं तो कट नोजल से करें, पूरे कूड़ के ऊपर स्प्रे ना करें, इससे आपके पौधे की ग्रोथ 8 से 10 दिन के लिए रुक जाएगी। जो भी किसान साथी इस भ्रम में हैं कि यदि उन्होंने पानी पहले लगा दिया तो पौधे की लंबाई पुआल की ज्यादा हो जाएगी, वो इस भ्रम से बाहर निकलें। क्योंकि जब आप हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे तो 8 से 10 दिन के लिए आपके पुआल की लंबाई अपने आप ऑटोमेटिक सीमित हो जाती है और वो ज्यादा नहीं बढ़ पाती। और यदि पुआल की लंबाई हो भी रही है तो आप यहां पर यूरिया खाद की मात्रा सीमित करके उसकी लंबाई को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करके भी आप अपने खेत की पुआल की लंबाई को कम कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से कोई गलती इस टाइप की ना करें जिससे कि फसल में आपको नुकसान देखना पड़े। तो पहली सिंचाई समय पर करिए। दूसरा, अगर आपके खेत में खरपतवार दिखाई दे रहा है, पहली सिंचाई के समय पर तो सही नमी के समय पर ही आप स्प्रे कर दीजिए। यदि सूखे खेत में आप स्प्रे कर रहे हैं तो उससे आपके पौधे में वहां पर नुकसान ज्यादा देखने को मिलेगा और पौधे में फंगस आ जाएगी। ठीक है, जब भी आप हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो पौधे के पत्तियों पर ही सिर्फ फंगस नहीं रहती, वो तने में भी स्पॉट बन जाते हैं। तो ये आप एक बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज समझ लें कि पत्तियों पर ही दाग धब्बे नहीं है, तने में भी है। तो उस तने के दाग धब्बे को खत्म करने के लिए सिर्फ किसी भी प्रकार के कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा, वहां आपको एंटीबायोटिक डोज भी चाहिए और सिस्टमिक फंगिसाइड का भी उपयोग करना पड़ेगा। तभी आपके पौधे में वो फंगस पूर्णतः खत्म हो पाएगी या रुक पाएगी और आगे आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यदि आपने पहली सिंचाई के साथ में हर्बिसाइड का उपयोग किया और पौधा झुलस रहा है तो तुरंत वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लें और उसके साथ में वैलिडामाइसिन या कासुगामाइसिन का उपयोग करें। 250 ग्राम
ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 250 ml कासुगामाइसिन आप यहाँ पर लीजिए, और वो एंटीबायोटिक डोज है, वो पौधे में इंजेक्शन की तरह काम करेगा, जैसे हमने किसी नस में इंजेक्शन लगा दिया हो। जैसे आप उसका स्प्रे करेंगे वो पौधे में तुरंत चला जाएगा और तुरंत अवशोषित होकर वहां पर लगने वाली फंगस को खत्म करने का काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं, यदि कासुगामाइसिन आपको नहीं मिल पाता है तो वेलिडामाइसिन लीजिए। वेलिडामाइसिन की भी 250 ml प्रति एकड़ की डोज है और बहुत बढ़िया काम करती है। साथ ही यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि पानी को लगाने से पहले खाद लगाएं या पानी लगाने के बाद में चिपक बनती अवस्था में खाद लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यदि आप पानी लगाने के बाद में चिपक बनती अवस्था में खाद का उपयोग करते हैं तो जो भी जाइम ग्रेन्युअल आप डालते हैं, क्योंकि पहली सिंचाई के समय पर आपको जाइम ग्रेन्युअल का उपयोग करना बहुत जरूरी है। पौधे की तने की मोटाई को बढ़ाने के साथ साथ वो पौधे की जड़ों को विकसित करने में मददगार होता है, इसलिए पौधे में आप जाइम का उपयोग जरूर करें। जाइम जब आप लगाएंगे तो वो चिपक बनती अवस्था में पानी के साथ में पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वो ऊपर की गीली मिट्टी में ही घुल के रह जाता है। सामान्यतः पौधे की जड़ें उन तक जाइम तक नहीं पहुंच पाती और पौधे की जड़ें जाइम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसीलिए आपको यहाँ पर फोकस करना होगा कि पानी लगाने से पहले आप जाइम और उसके साथ में यूरिया खाद, आप यदि माइकोराइजा नीचे नहीं उपयोग कर पाए हैं तो माइकोराइजा का उपयोग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और यदि आपने ह्यूमिक एसिड का उपयोग अभी नहीं किया है तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड, माइकोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से लगाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आप पानी के साथ में घोल बनाकर माइकोराइजा चलाना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम माइकोराइजा को लगभग 200 लीटर पानी के ड्रम में मिलाकर उपयोग करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, जो भी साथी पूछना चाहते हैं कि कितने दिन तक वहां पर पानी में माइकोराइजा को डालकर रखना है और यहां पर हमें गुड़ की मात्रा कितनी रखनी होगी, तो 2 किलोग्राम माइकोराइजा के साथ में आप 2 किलोग्राम गुड़ की मात्रा यूज कर सकते हैं। 200 लीटर पानी को वो अच्छे से फंगस जनित रोगों से बचाने में मददगार होगा। तो आप यहां पर 200 लीटर पानी के ड्रम में 2 किलोग्राम माइकोराइजा और 2 किलोग्राम गुड़ मिलाकर पानी चलाने के साथ में उसे चला सकते हैं टोटी की मदद से। इसमें आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड, यहाँ पर जाइम ग्रेनुअल आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा, यानी कि 5 से 6 किलोग्राम जाइम आपके लिए काफी रहेगा। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि कितनी जाइम आपको या कौन कौन से ब्रांड की जाइम का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, बायोवीटा का रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर बायोवीटा ले सकते हैं, इसके साथ में आप दयाल का जाइम मिला सकते हैं और दयाल के साथ में आप दूसरे प्रकार के जाइम भी डाल सकते हैं। कोई भी एक जाइम हो जो कि आपको अच्छे रिजल्ट दे। साथियों, यहाँ पर आप जिप्सम का उपयोग भी कर सकते हैं। जिप्सम भी आपके पौधे के तने को मोटा करने में मददगार होता है। कारण क्या होता है कि जिप्सम हमारे खेत की पीएच वैल्यू को कम करता है और पीएच वैल्यू जब कम होती है तो खेत में पड़े हुए न्यूट्रल पोषक तत्व एब्जॉर्ब होकर पौधे तक पहुंचते हैं और पौधा यहाँ पर उन पोषक तत्वों को ले पाता है जिनकी पौधे को जरूरत होती है। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हम ह्यूमिक को मिला के बुरकाव करते हैं तो ह्यूमिक एसिड कितनी मात्रा में डालना होगा। ह्यूमिक एसिड आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 98% वाला डालिए। यूरिया खाद की मात्रा आपको 35 से 40 किलोग्राम रखनी होगी और बुरकाव करने के साथ में ही आप सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई के समय यदि आपने कोई खाद नहीं डाला है तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको चिपक बनने की अवस्था में कोई खाद लगाने की जरूरत है, क्योंकि मिट्टी में सामान्यतः आलू बिल्कुल लेवल में आ रहा होता है और दूसरा, पानी लगाने के समय पर आलू की जो ग्रोथ रेट है वो आपको 4 से 5 आगुर तक दिखाई देती है। तो उस समय पर आप यदि खाद लगाते हैं तो आपके पौधे को ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी किसान साथी दूसरे पानी की सिंचाई कर चुके हैं और दूसरे पानी लगाने के बाद में सोच रहे हैं कि अपने खेत में हमें क्या लगाना चाहिए, तो उनके खेत की जो अवस्था है वो अभी 38 से 40 दिन की हो चुकी होगी। पौधे की ग्रोथ रेट में जो उनका तना है वो थोड़ा पतला हो रहा होगा। इस समय पर आपके खेत में एक बहुत अच्छी दवा मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लगभग 500 ml डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट लिक्विड ले लें, तरल, और तरल डीएपी के साथ में आप यूरिया खाद मिला सकते हैं या नैनो यूरिया मिला लीजिए, 1 बोतल नैनो यूरिया का। और ह्यूमिक एसिड यहाँ पर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आप स्प्रे दे सकते हैं। इससे आपके खेत में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो भी किसान साथी यहाँ पर 3 पानी लगा चुके हैं, 3 पानी के बाद में चिपक बनने की अवस्था पर उनके खेत की जो अवस्था है वो 45 से 50 दिन पहुंच रही होगी और उन खेतों में
आपको यहाँ पर फंगिसाइड की ज़रूरत है। यहाँ पर आप 250 ml कासुगामाइसिन के साथ में आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम मिला के स्प्रे कर दीजिए। उससे आपके खेत में फंगस जनित रोग तुरंत नियंत्रित होंगे और आगे चल के भी आपको फंगस जनित रोगों को किसी भी प्रकार से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने यदि 50 दिन का ट्रीटमेंट कर लिया है, बहुत से किसान साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि हमें 70 से 80 दिन पर आलू की खुदाई करनी है, अगेती आलू की खुदाई करने में हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो आप अभी फ़िलहाल 50 दिन तक के ट्रीटमेंट के बारे में समझ लीजिए, फिर मैं आपको 60 दिन पर एक ऐसी डोज़ बताऊँगा जिसके माध्यम से आपके आलू की ग्रोथ अच्छी होगी, आलू की पैदावार कम नहीं होगी और 12 से 15 दिन का समय देने के बाद में आप आलू की खुदाई कर देंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में आलू का उत्पादन देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार से आलू का साइज़ कम नहीं होगा और आलू के रेट भी आप अच्छे ले पाओगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।